सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर बात करने का मौका मिला है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आज कुछ नया। देखिए, आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री के जो चैप्टर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मैंने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिखा है, राइट। तो इस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात हम लोग करने वाले हैं। अच्छा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भाई साफ साफ लिखा हुआ है कि जब सब्सटेंस कंबाइन करेंगे केमिकली, यानी कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, राइट, तो उनके लिए क्या लॉस हैं। लॉस को कुछ ऐसे समझिए आप लोग कि अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको लेके चले आपको, जैसे कि हमने कहा कि C+O2, राइट, ये आपका बना रहा है CO2, राइट। तो अब ये सब्सटेंसेस है आपका कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड इट्स फॉर्मिंग CO2, और CO2 की जो प्रॉपर्टीज़ है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से अलग अलग है। मतलब कहने का सीधा सा अर्थ है ये कि कार्बन डाइऑक्साइड किनसे मिलकर बना है, कार्बन और ऑक्सीजन। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है चाहे फिजिकल या केमिकल, वो पूरी तरह से इनसे अलग होती है। तो भैया ऐसा क्यों, पहला क्वेश्चन तो ये होता है। दूसरा ये है कि कोई भी कंबाइन क्यों करे, क्लियर, कोई भी कंबाइन क्यों करे, आई बात समझ में, क्लियर। एक छोटा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ये मार्कर है और देखिए इसका ये कैप लगा हुआ है, राइट। ये इसमें आसानी से फिट हो जा रहा है, तो मतलब ये कंबाइन कर सकते हैं आसानी से। लेकिन इसकी जगह थोड़ा सा बड़ा कैप हो तो फिट नहीं होगा, दे विल नॉट कंबाइन, नहीं रहना पसंद करेंगे। लेकिन अभी तो ये साथ साथ रहना पसंद कर रहे हैं, है पसंद में। तो कुछ उसके नियम है। अब जैसे इसके पूछे से इसका क्या नियम है, तो हमने कहा कि ये जो डायमेंशन ये मौजूद है, इसी डायमेंशन का ये बना दो भाई, हो गया तुम्हारा, बन गया कॉम्बिनेशन, हो गया कंबाइन, हो गया फिट, हो गया, है बात समझ में। तो अब यहाँ पे यही सवाल उठता है कि सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हैं तो उसके कुछ नियम होंगे, क्लियर। और जानते हैं नियम इतने बेनिफिशियल हैं कि इसके बेस पर आप कुछ बातें फैक्ट बना लेते हैं। जैसे कहते हैं 2 × 2 4, फिक्स है, कोई बदलेगा नहीं, कोई काटेगा नहीं। उसी तरह लॉस भी कुछ ऐसे हैं जो फिक्स हैं, जो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कौन से वो ऐसे लॉज हैं जिस पे ये सारे केमिकल कॉम्बिनेशन डिपेंड्स करते हैं, राइट। इनकी मौजूदगी से ये बड़ी आसानी से कैरी होते हैं, राइट। तो ये जो लॉस हैं कुछ हैं जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं। अगर मैं आपको नाम बताऊं तो देयर आर सर्टेन लॉज। नंबर ए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये वाला जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसे आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, क्लियर, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। दूसरा जो लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ऑफ कोर्स ये लॉ भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, थर्ड नंबर है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ क्लास 9th में सिर्फ नाम बताया जाता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती है। अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 9th की, वो पढ़ाई होगा आप लोगों ने, 11th में आ गए आप लोग तो ये नाम जरूर सुना होगा, भले ना पढ़ा हो। पॉइंट नंबर डी है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और एक लॉ और है दैट इज गेलुज़ाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखिए आप लोग, तो ये सारे लॉस आपको पढ़ने हैं, क्लियर, ये लॉस आपको पढ़ने हैं। अब अगर इसमें मान लो कि ठीक है भाई, इतना सारे लॉ आ गए, सबका बेसिक आइडिया होना ही चाहिए हमारे पास, ठीक है, कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया। तो अगर आप इसको
डिस्कस करना चाहेंगे या फिर इसके बारे में जानना चाहेंगे आप लोग, राइट, तो इनमें सबसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं किसकी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को देने वाले साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट जिन्होंने इस लॉ को प्रोवाइड किया है, इन्होंने बताया इसके बारे में, वो है लेववाइजियर। लेववाइजियर बड़ा ही फेमस, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं ये, बड़े ही फेमस साइंटिस्ट हैं ये। क्लियर, कहते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री यही साहब हैं। क्लियर, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं लोगों ने, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, हम लोग को पता ही नहीं है, राइट, लेकिन फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं ये। खैर, इनके बारे में अगर जाना जाएगा तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई है, राइट, जिसकी वजह से इनको चुना गया है फादर ऑफ केमिस्ट्री। एनीवे, लेववाइजियर, इस लॉ को देने वाले साइंटिस्ट यही हैं। क्लियर, और इस लॉ में आप चाहे जितना पढ़िए, क्लियर, इस लॉ में आप चाहे जितना पढ़िए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, मास ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। इस लॉ की कहानी ख़त्म, ये लॉ इतना ही है। इनका ये कहना है कि चाहे फिजिकल चेंज हो, फिजिकल भी कंक्लूड कर लिया इन्होंने, कि चाहे फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, अगर चेंजेस हो रहे हैं तो जो मास आपका कन्वर्जन है, यानी कि मास जो है आपका रिएक्टेंट का, वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ये लॉ फॉलो होना चाहिए, नहीं तो आपका रिएक्शन गलत है, राइट। अब आगे बात की, ठीक है भैया, मान लेते हैं, चलो ये बात सही है, तो इसका जस्टिफिकेशन तो चाहिए, इसका कुछ प्रूफ तो चाहिए। क्लियर, तो अगर स्टेटमेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर है बस समझ में, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसकी एक शर्त भी है, इसकी शर्त ये है कि रिएक्शन आपका बैलेंस होना चाहिए। रिएक्शन कैसा होना चाहिए आपका, बैलेंस होना चाहिए, है बस समझ में, तब ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल एक देखा जाए, एक एग्जाम्पल देखा जाए, राइट, कि चलो इस लॉ को अप्लाई करके देखते हैं, तो एक एग्जाम्पल इसमें C+O2 ये आपका बना रहा है, दैट इज CO2, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू ऑल वैल्यूज़ या डेटा जो अवेलेबल हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग जानते हैं हम लोग कि जो कार्बन है इसका टोटल मास होता है 12 यूनिफाइड मास, एंड ऑक्सीजन जिसके एक एटम का मास होता है 16 यूनिफाइड, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो 2 × 16 मतलब 32 यूनिफाइड, राइट। दोनों को ऐड कर देंगे, ये 44 आ रहा है, राइट। यहाँ पर इसे अप्लाई किया हम लोगों ने, कार्बन का 12 प्लस 2 × मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, इसको भी ऐड करने पे कितना आएगा, ये 44 आएगा, यानी कि यहाँ पर ये लॉ फॉलो कर रहा है। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, एक चीज़ में बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने रिएक्शन लिखा, बैलेंस कर दिया, किसी को कोई चेंज नहीं किया। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन की एक खास बात ये थी कि रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है। रिएक्शन क्या आपका पहले से ही बैलेंस है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसा रिएक्शन भी देखना चाहिए, हमें एक ऐसा भी रिएक्शन देखना चाहिए जो थोड़ा अनबैलेंस टाइप का हो। तो उस समय क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है, बस रिएक्शन लिखिए, बैलेंस है तो लॉ को अप्लाई कर दीजिए, अगर बैलेंस नहीं है तो पहले बैलेंस करिए तब अप्लाई करिए, यही इसका नियम रहेगा। राइट? तो देखिए इसको एक एग्जांपल उसको भी देख लेते हैं हम लोग, उसको क्यों छोड़ा जाए। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि N2 + H2, दिस इज द NH3। ये एरो रिवर्सिबल का साइन है, ये बताता है कि ये जो रिएक्टेंट्स है और जो प्रोडक्ट्स है ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं, अदला बदली करते हैं, डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। ठीक है, राइट। चलिए तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम करना चाहें 2 नाइट्रोजन, राइट, एंड द मास ऑफ 1 नाइट्रोजन इज 14। क्लियर? 2 हाइड्रोजन एंड द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन इज 1। क्लियर? दोनों को ऐड करेंगे, 28 + 2 कितना आ रहा है ये, दैट इज 30। इस साइड आते हैं हम लोग,
नाइट्रोजन इसका एटॉमिक मास है 14 प्लस 3 हाइड्रोजन इनटू 1, टोटल ऐड करेंगे 17। आप देख सकते हैं कि इस समय तो ये इक्वल नहीं है, तो क्या ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा है? नो, लॉ तो फॉलो होगा ही। इसमें एक चीज़ छूट गया है, वो ये कि ये लॉज आपका क्या है, सॉरी, ये केमिकल रिएक्शन क्या आपका अनबैलेंस है। तो रिएक्शन कैसा है इस समय आपका अनबैलेंस, देख रहे हैं आप लोग? थोड़ा साफ कर देते हैं यहाँ पर, अनबैलेंस्ड रिएक्शन ये। तो फिर क्या करें भाई? बैलेंस कर लीजिए, कुछ नहीं है, आप इसे बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करके चेक कर लीजिए, विल बी डन। देख सकते हैं, एग्जांपल देते हैं इसी का, आगे बढ़ाकर देखिएगा आप लोग। इफ यू टेकिंग N2 प्लस H2 रिवर्सिबल साइन NH3, मेरे ख्याल से 10th क्लास में बैलेंसिंग सिखाया गया होगा और आप जानते भी होंगे, इसमें ज़्यादा डिस्कशन का मैटर नहीं है हमारे पास, क्यों डिस्कस करें हम लोग इतना ज़्यादा। 2 नाइट्रोजन 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। तो जब बैलेंस हो गया, करके देखते हैं कि अब सही है या नहीं। 2 नाइट्रोजन, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम 14, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम 1, जहाँ पे टोटल 2 ब्रैकेट कर देते हैं। मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम 14 प्लस 3 हाइड्रोजन, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन 1, 14 28 एंड 6, इन दोनों को ऐड कर देंगे 34, 14 3 17, 117 इंटू 2 दैट इज 34। आप देख सकते हैं कि इस समय क्या ये बराबर है, यानी कि लॉ आपका फॉलो हो गया। क्लियर, लॉ आपका फॉलो हो गया। तो 10th क्लास में ये चीज़ जानते होंगे। इसमें एक, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैलेंस अनबैलेंस एक शर्त हो गई, मतलब भैया बिना बैलेंस किए हम लोग नहीं कर सकते इसको, ठीक है? एकदम साफ साफ दिख गया ये कि बैलेंस होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, लॉ फॉलो नहीं होगा, यानी कि लॉ को फॉलो कराने के लिए शर्त लग गई। आई बसन में, तो शर्त को याद रखना है आपको कि कैसे आप करेंगे। अब बात करते हैं एक छोटा सा पॉइंट इससे रिलेटेड। क्लियर, एक अच्छा पॉइंट है जिसको हम लोग को देखना चाहिए। पॉइंट है मॉडिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मॉडिफिकेशन, क्लियर, क्या है मॉडिफिकेशन? तो मॉडिफिकेशन के लिए आपको एक लॉ याद होना चाहिए जिसका नाम है आइंस्टाइन रिलेटिविटी इक्वेशन। क्लियर, आपको याद होगा एक इक्वेशन दिया था आइंस्टाइन साहब ने, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, बहुत ही फेमस डिस्कशन का मैटर है। आज भी इसके बारे में बहुत बात होती है। क्लियर, मेरे ख्याल से आप गैस कर चुके होंगे कि इस फॉर्मूले का नाम क्या है या फॉर्मूला कौन सा है। क्लियर, दम तुम लोग सही सोच रहे हो, मैक्सिमम लोग सही सोच रहे हैं कि वो फार्मूला कौन सा है। तो E = mc², राइट, E = mc²। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी, क्लियर, आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी E = mc²। क्लियर, यहाँ पे ये बताना है हम लोग को, कि एनर्जी और मास का आपस में इंटरकन्वर्जन है। क्लियर, यानी कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी मास में कन्वर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इंटरकन्वर्टिबल।
तो इससे आपको क्या पता लगा? इससे हमें ये पता चला कि जब कोई केमिकल चेंज हो रहा होगा, राइट, तो हो सकता है कुछ हीट का लॉस हुआ हो, हीट का गेन हुआ हो, कुछ तो हुआ हो सकता है, पॉसिबल है, यस नो, क्लियर। तो इन्होंने मॉडिफाई करके कह दिया इक्वेशन को कि अब हम सिर्फ मास को नहीं लेंगे, अब हम इसको कुछ इस तरह से बोलेंगे कि ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, क्लियर, द टोटल change in the heat and the mass of the substances in reactant side should be equal to the change in heat and the mass of the product. क्लियर? आज बात समझ में? बस इन्होंने क्या उसमें एनर्जी को लगा दिया, एनर्जी को लगा दिया, क्लियर। तो इनके अकॉर्डिंग तो सो चेंज इन एनर्जी, क्लियर, प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट, देखिए हम कैसे इसको लिख देते हैं, रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी प्लस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब इन दोनों का सम दोनों साइड बराबर आना चाहिए, इन दोनों का सम दोनों साइड बराबर आना चाहिए, बराबर आता है तो ठीक है लॉ। तो दिस इज द मॉडिफिकेशन। तो अब तक आप बात कर रहे थे मास की, इन्होंने एनर्जी को जोड़ दिया, हो गई हमारी लॉ, बन गया लॉ, व्हाट दैट पॉइंट। तो दिस इज द व्हाट मॉडिफिकेशन, दिस इज व्हाट मॉडिफिकेशन। तो ये था आपका पहला लॉ, ये था आपका पहला लॉ। दूसरे लॉ की बात करते हैं। देखिए दूसरे लॉ में क्या है, दूसरा लॉ मेरे ख्याल से आप लोग गैस कर चुके होंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे सेकंड लॉ जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, उसका नाम है, बता सकते हैं ना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एकदम सही जा रहे हैं आप लोग, क्लियर। मतलब गैस का जो पॉइंट है आपका एकदम सही है। जो सेकंड लॉ डिस्कस कर रहे हैं आप लोग वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसके लिए जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम है प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट इनका पूरा नाम है। वैसे प्राउस्ट हम लोग ज़्यादा फेमसली यूज़ करते हैं। अब देखो इसमें डेफिनेट प्रोपोर्शन कहने का क्या मतलब है। ये एक बहुत ही सिंपल लॉ है, बहुत ही सिंपल लॉ है, राइट। इसका ये कहना है कि अगर आप किसी एक सब्सटेंस को, क्लियर, किसी एक सब्सटेंस को, राइट, अलग अलग मेथड से फॉर्म करते हैं, राइट, तब भी उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनका जो प्रोपोर्शन होगा उस कंपाउंड में वो एक फिक्स वैल्यू को शो करेगा, राइट। कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए कि हम लोग CO2 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्लियर। तो CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए हो सकता है कि हम लोग अलग अलग तरह का रिएक्टेंट लें, क्लियर, बट डजंट मीन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, राइट। CO2 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्रोपोर्शन विल ऑलवेज सेम, राइट। इसको मैं एक सीधे एग्जाम्पल से दिखाता हूँ, राइट। देखिए एक एग्जाम्पल से, कंसिडर सर्टन रिएक्शंस, C+O2 gives CO2, राइट, CH4, क्लियर, मीथेन, इसका कॉम्बसन कर दीजिए आप लोग, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न कर दीजिए, कंबसन रिएक्शन, राइट। तो भी आपको मिलेगा CO2 प्लस H2O, राइट। एक और रिएक्शंस वी कैन टेक CaCO3, इसे हीट कर दिया जाए, देगा आपको ये CO2 प्लस CaO, राइट। बट लुक एट दिस, whatever the nature of reactant we are taking and if they are producing one particular type of compounds, तो उसमें constituents के proportion फिक्स रहेंगे, will not change। जैसे कि यहाँ पर है ये CO2 में कार्बन
एंड ऑक्सीजन के एटम का रेशियो 1:2 है। क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं कहीं? अगर जर्मनी में बनाएंगे तो भैया नहीं होगा चेंज। क्लियर? तो इस लॉ का यही सेंस है, इस लॉ का यही मीनिंग है, वो ये लॉ यही बताना चाहता है आपको। आगे समझ में। अब बात करते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, ये लॉ इस तरह से वैलिड है, तो क्या इस लॉ की कहीं कोई कमी है? क्या ये लॉ यूनिवर्सल है या कहीं कुछ कमी भी है? क्लियर? तो इस लॉ के एक आध दो जगह कमी भी देखी गई, ड्रॉबैक देखा गया है। वैसे लॉ तो एप्लीकेबल है हर जगह, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी देखा गया है। क्लियर? तो बात करते हैं, थोड़ा सा ड्रॉबैक भी आपको बताते हैं। क्या ये बात समझ आ गई लॉ आपको? देखिए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, राइट, साइंटिस्ट, और ये रहा उसका तरीका। स्टेटमेंट वी कैन राइट, लिख सकते हैं हम लोग, स्टेटमेंट के बारे में सोचेंगे हम लोग। तो देखिए, अब बात करते हैं थोड़ा सा ड्रॉबैक ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ। क्लियर? इसका क्या ड्रॉबैक है? एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका ड्रॉबैक है, शायद आप लोग गेस कर पा रहे होंगे शायद। देखिए, मैं बताता हूं आपको। मैं आपको बताता हूं इसका क्या ड्रॉबैक है, क्या कमी इसकी है। देखिएगा, इन द केस ऑफ आइसोटोप्स, क्लियर, आइसोटोप्स, कॉमा, इट इज नॉट एप्लीकेबल, क्लियर? तो आइसोटोप्स के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। समझ में? क्यों भाई? देख लेते हैं एग्जाम्पल से ना पता चलेगा कि क्यों नहीं एप्लीकेबल है। क्लियर? सो लुक एट दैट। यू आर टेकिंग, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, ठीक है? क्लियर? देखिए, ये कार्बन का आइसोटोप्स है ना, कार्बन 14 एंड कार्बन 12, वेरी फेमस। आप क्या करिए कि इससे मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाइए, CO2, और एक बार इस कार्बन का यूज़ करके आप CO2 बनाइए। वैसे तो आपको दिखाई देगा कि सर ये तो सेम है, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं, कहीं कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जब इसके मास की बात होगी तो ये 12:16:32 और इसके लिए 14:32। जरा देखिए तो क्या ये सेम है? क्या ये डेफिनेट प्रोपोर्शन शो कर रहा है? नहीं शो कर रहा है। ये हो गया ना गड़बड़, हो गया ना थोड़ा सा चेंज, ठीक है? तो आप आइसोटोप के केस में इस लॉ को एप्लीकेट नहीं कर पाते हैं। क्लियर? आइसोटोप के मामले में ये पीछे है। अब बात समझ आ गई कि क्यों ऐसा आप लेंगे? कोई सा आइसोटोप ले लीजिए। और एक और केस है जहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ये तो एक केस हो गया, एक और केस है। इन द केस ऑफ आइसोमर्स, कॉमा, इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो आइसोटोप आइसोमर्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। मैंने आपको आइसोटोप्स की कंडीशन समझा दी कि क्यों नहीं एप्लीकेबल है, और आप लोग जरा देखेंगे, खुद से भी देख सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि आइसोमर के केस में क्यों एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? आयो समझ में? तो उसका थोड़ा ध्यान देखिएगा आप लोग, देखिएगा लोग कैसे होगा ये, क्यों आइसोमर एप्लीकेट नहीं हो पाते हैं, एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं इसमें, ठीक है? तो विल डिस्कस। आयो समझ में? तो इस लेक्चर नंबर 4 के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो आपके पास अवेलेबल होगा, राइट? तो आप उसे चेक करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, नए लेक्चर में, नए पॉइंट के साथ, नए लॉस के साथ, राइट?
तब तक के लिए थैंक यू। चलिए।